अब हमारा क्या है टॉपिक का नाम? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का स्टार्टिंग कहां से होगा? पढ़ लेनी की बुक में से, साथ ही बैठ जाओ तीनों। ए बोलना नहीं है बस लोकेश बोलना नहीं, तुम दोनों भी। हाँ, पढ़ो चुपचाप से। कौन है सबस्ट्रेट? ग्लूकोज। सबस्ट्रेट कौन है? ग्लूकोज। पहले यहां से शुरू करते हैं, अब देखो फिर पता चल जाएगा क्या बनता है करके। ठीक है, इसको भी आगे बढ़ाते रहते हैं, मैं तो भूल ही जा रही हूँ उसको आगे बढ़ाना। चलो, सबसे पहले कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नहीं पहचान रहा तू मुझे, धोखेबाज। अभी हुआ सही? अरे क्या शक्ल नहीं दिख रही थी मेरी ठीक है, अभी और बीच बीच में ब्लर अनब्लर होता रहता, छोड़ो उसको। इतना हाईटेक कैमरा कहाँ से लाऊं मैं? वो यहाँ है चलो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, फॉस्फेट जोड़ रहे हैं तो एंजाइम का नाम क्या होगा? काइनेज। कितने नंबर पर छोड़ रहे हैं? 6 नंबर पे, तो नाम क्या होगा? हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम होगा यहाँ पर? हेक्सोकाइनेज। अगर और अच्छा नाम चाहिए ना तो तुम बोल सकते हो ग्लूकोहेक्सोकाइनेज। क्या बोल सकते हो? ग्लूको, क्योंकि अभी फ्रक्टोज को भी जोड़ेगा यही, तो तब बोलेंगे फ्रक्टोहेक्सोकाइनेज। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको? ग्लूकोहेक्सोकाइनेज। जरूरी मन करे तो लिखो, नहीं तो चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाई ये नाम बदलता रहेगा, जिसमें भी फॉस्फेट जोड़ेगा उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, इस समय पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा? फॉस्फेट दिया जाएगा। फॉस्फेट देने वाला मॉलिक्यूल कौन है? एटीपी, और कन्वर्ट होकर काय में बदल जाता है? एडीपी। तो एटीपी कन्वर्ट होगा किसमें? एडीपी में, और एज अ रिजल्ट एक फॉस्फेट आकर के किस में जुड़ जाएगा? हमारे ग्लूकोज पर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम किस में बदलना चाहते हैं? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब अच्छा बताओ, ये क्या है? एक दूसरे के आइसोमर है ना, तो कौन सा एंजाइम यूज किया जाएगा? आइसोमेरेज। एंजाइम का नाम क्या होगा? आइसोमेरेज। अब ये आइसोमेरेज ग्लूकोज का फ्रक्टोज में बदल सकता है, तो फ्रक्टोज को भी तो ग्लूकोज में बदल सकता है। यानी कि ये रिएक्शन कैसी होने वाली है? रिवर्सिबल। ठीक है, इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हम काय में बदलना चाहते हैं? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहां पर भी क्या जोड़ा जा रहा है? फॉस्फेट। तो कौन होगा एंजाइम? काइनेज। बस यहां पर काइनेज कौन सा होगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्योंकि अब हम फॉस्फोफ्रक्टोज में जोड़ रहे हैं, फ्रक्टोज में नहीं जोड़ रहे बल्कि किस में जोड़ रहे हैं? फॉस्फोफ्रक्टोज में। तो एंजाइम का नाम भी क्या हो जाएगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। बुक बीच में रखो, जो समझ में नहीं आ रहा कॉपी में नोट कर ले। चलो, अब फॉस्फेट जोड़ना है हमने, तो अगेन हम किसी से मदद लेंगे। किससे मदद लेंगे? एटीपी से। और एटीपी काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। फॉस्फेट तो जाएगा, लेकिन जब भी एटीपी से एडीपी बन रहा है तब हीट भी रिलीज हो रही है, ये भी ध्यान रखना है तुमने। ठीक है, ये बॉन्ड टूटते समय हीट भी निकलते, फॉस्फेट जाता है तो हीट भी निकाल के ले जाता है अपने साथ में। ठीक, अब ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को हम क्या करेंगे? ब्रेक।
ब्रेक करेंगे हम इसको 2 मॉलिक्यूल में। अच्छा यहां सुनो, ग्लूकोज क्या है? स्टेबल। जब इसमें फॉस्फेट जोड़ दिया तो फॉस्फेट तो हमेशा टूटने और बनने के लिए है, तो यानी कि ये क्या हो गया? अनस्टेबल। ग्लूकोज से अनस्टेबल फ्रक्टोज होता है, ये और भी अनस्टेबल। ग्लूकोज ने भैया बोला भैया हम तो अनस्टेबल हैं और अनस्टेबल हो सकते हैं अगर फ्रक्टोज में बदल दो तो इस हमने इसको क्या बदल दिया? फ्रक्टोज में बदल दिया, ये और अनस्टेबल हो गया। फिर हमने इसके ऊपर एक और फॉस्फेट जोड़ा तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल स्टेट में है। जैसे ही इतनी ज्यादा अनस्टेबल स्टेट में आया तो टूट गया अपने 2 टुकड़ों में, और इन 2 टुकड़ों का नाम क्या है? एक का नाम है ढाप और दूसरे का नाम है पगाल। क्या है? ढाप और पगाल। इतने वाले फेज को देखो, इतने वाले स्टेज को जब इसको अनस्टेबल कर रहे हैं हम, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अनस्टेबलाइजिंग स्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, इस स्टेज में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने ग्लूकोज को अनस्टेबल करवा रहे हैं। इसके बाद में ये क्या हो गया? ये हो गया ब्रेकिंग फेज, जहां पर ग्लूकोज क्या हो रहा है? टूट रहा है, लाइसिस फेज बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ढाप मतलब क्या हो गया? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और इसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम मोर एक्यूरेटली बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे में इसको क्या कर सकते हैं? हम बदल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है? आइसोमर्स हैं। एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, बस इतने का ही फर्क है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा एंजाइम आएगा? आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम क्या करेगा? G3P को कन्वर्ट कर देगा DHAP में और DHAP को कन्वर्ट करेगा G3P में। लेकिन हमको चाहिए क्या? हम चाहते हैं कि DHAP किस में कन्वर्ट हो जाए? G3P में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इतने पूरे स्टेज को हम एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट स्टेज या इन्वेस्टमेंट फेज। ये पूरा का पूरा क्या है? इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्टमेंट फेज क्योंकि यहां पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट फेज बोलेंगे। अब हमारे पास में एक बढ़िया सबस्ट्रेट मिल गया है PGAL, ये करेगा आगे जाकर के सारे के सारे काम। अब क्या होने वाला है? C3 साइकिल का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, ये PGAL, यहां पर PGAL दोबारा लिख देते हैं, PGAL। इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे बताओ? 2 मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पर G3P लिखो चाहे PGAL लिखो, बात एक ही है, दोनों का नाम एक ही है, बस एक ही को हम 2 अलग अलग नामों से जानते हैं साइंटिफिक नेम की वजह से। नंबरिंग वाला लिखा तो G3P, नहीं तो PGAL, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। अगर बुक में G3P लिखा है तो G3P लिख लेना। ठीक है, अब हमारे पास कौन है? PGAL। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। सबसे पहले इसको हम काहे में कन्वर्ट करेंगे? चलो G3P लिखते हैं, रुको, G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसको काहे में बदला जाएगा बताओ? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। नाम क्या हो गया? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसको हम क्या भी बोलते हैं? PG भी बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। समझ में आया? अब ये वाला जो स्टेज है, ये वाला स्टेज बढ़िया अच्छा फेज है हमारे पास में। क्यों? क्योंकि यहां पर होता है हाइड्रोजन का निकलना, जो चाहते हैं हम। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजन का निकलना शुरू हो गया इस स्टेज से। जब हाइड्रोजन निकलता है तो ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन। और इस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे? डीहाइड्रोजिनेज। स्टेप का नाम डीहाइड्रोजिनेशन, एंजाइम का नाम क्या? डीहाइड्रोजिनेज। अब जब हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन को कैच करने वाला भी कोई होना चाहिए। हाइड्रोजन को कैच करने के लिए यहाँ पर कौन है? यहाँ पर हाइड्रोजन को कैच करने वाला है NAD+। और कैच करके काहे में बदल देगा ये हमारे हाइड्रोजन को? NADH+H पॉजिटिव। NADH+H पॉजिटिव।
हो गया। इसके बाद में क्या होगा, इसमें से एक फॉस्फेट को निकाल दिया जाएगा। जब फॉस्फेट को निकालेंगे तो कोई तो कैच करने के लिए चाहिए, फॉस्फेट निकलेगा तो उसको कैच कौन करेगा, ADP, और कैच करके बदल किस में देगा, ATP। अब एक फॉस्फेट निकल गया तो बचा क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3PG। इसको G3 भी बोलो, इसको 3PG बोलो, इसको बता दो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अच्छा ग्लिसरॉल यहाँ ग्लिसरिक एसिड PGA, ग्लिसरेट भी बोल सकते हो तुम, 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हो, एसिड हो गए यहाँ पर। ये वाला भी एसिड ही है। हाँ नीचे वाले वो चले गए हैं ऑलरेडी घर, जा इसमें भी A लगा दो। चलो एसिड लिख रहे हो तो एसिड लिख लो, एसिड नहीं लिख रहे हो तो ग्लिसरेट भी लिख सकते हो। हाँ ऐसे जरूरी दिक्कत कोई भी नहीं है, ग्लिसरेट लिखो चाहे एसिड लिखो, दोनों ठीक है। ठीक है। अच्छा यहां पर कौन सा एंजाइम आएगा बताओ, फॉस्फोकाइनेज, लेकिन बीच में क्या आना चाहिए, G भी आना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। क्या नाम है एंजाइम का, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब हम इसको थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। बदलना कैसे चाहते हैं हम, ये 3 वाले के बदले फॉस्फेट को कहां जोड़ देना चाहते हैं, 2 पोजीशन पर जोड़ देना चाहते हैं। तो ये तो सीधा सीधा म्यूटेशन है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, म्यूटेज। म्यूटेशन मतलब स्ट्रक्चर का बदलना, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, म्यूटेज। अच्छे से बोलना चाहो तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज भी बोल सकते हो। ठीक है। अब जैसे PGA बन गया तो इसमें ऐड कर दिया जाएगा इनॉल। क्या ऐड कर दिया जाएगा, इनॉल, और बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। कल हमने इसको पेपा बोला था, पेपा से अच्छा नाम है हमारे पास, हम इतने समय से यूज कर रहे हैं ना, तुमने ध्यान दिया ना मैंने ध्यान दिया। क्या नाम है, PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट ही तो है ये। पाइरुविक एसिड की वजह से हम पेपा बोल रहे हैं, लेकिन पाइरुवेट में ही H जोड़ देंगे तो एसिड तो बन जाएगा वो, है ना। तो क्या हो गया, PEP। अगर किसी को एसिड लिखना है तो फिर पेपा लिख लो, PEP, पेपापिक, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब इनॉल बन गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, इनोलेज। हाँ सबके 2 मॉलिक्यूल बच्चों, एक मॉलिक्यूल से ये काम हो रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल से भी सेम ही काम होगा ना। समझ में आ रहा है। अब जब ये इनोलेज अपना काम कर रहा होता है तो यहां पर से निकलता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या निकलता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसको याद रखना, एक बार से 1 निकलेगा तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 बार निकलेगा हमारा वाटर। ठीक है। और एट द एंड हमको मिल जाएगा पाइरुविक एसिड, जिसको हम पाइरुवेट नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और ये पाइरुविक एसिड को बनाने वाला जो एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है पाइरुवेट काइनेज। क्या नाम है, पाइरुवेट काइनेज। ठीक है। अब बताओ, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के पास ATP था, मतलब फॉस्फेट था। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के पास फॉस्फेट है क्या, है। तो अब हमें इसमें से क्या निकालना है, फॉस्फेट निकालना है। फॉस्फेट निकालना है तो किस फॉर्म में निकलेगा बताओ, ATP। तो हमारे पास क्या होगा, ADP, और किस फॉर्म में निकल जाएगा फॉस्फेट, ATP के फॉर्म में निकल जाएगा। तो 2 जगह पर ATP बन रहा है। कितनी जगह पर, 2 जगह पर। एक बन रहा हमारे स्टेप में, दूसरा बन रहा हमारे स्टेप में। इन स्टेप्स को नाम दे देते हैं। चलो अब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6,
स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 9। ये सबस्ट्रेट 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिएक्शन है 9 बार होंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 ठीक है। ठीक है, एक इसको म्यूटेशन को मान दे तो 10 मान सकते हो। वैसे स्टेप बाय स्टेप 9 है, इसको ही मानते हैं एक, तब हम इसको 10 बोलते हैं टोटल। हम इसको नहीं माना, सीधी सीधी रिएक्शन मानना, तुम चाहो तो उसको मान लो। ठीक है, अब ध्यान देना, रिएक्शन नंबर 9 ये पूरी पे ऑफ फेज है। पे ऑफ फेज मतलब जहां एटीपी बनेगा, या फिर हम इसको सिंथेसिस फेज ही बोल देंगे। ठीक है, ये जो स्टेप नंबर 9 है और स्टेप नंबर 1 है और स्टेप नंबर 3 है, इनके अलावा सारे के सारे स्टेप हैं रिवर्सिबल। 1 3 और 9 रिवर्सिबल, 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 रिवर्सिबल। फर्स्ट लास्ट इरिवर्सिबल, अब बीच में एक थर्ड नंबर का इरिवर्सिबल। ठीक है, अच्छा हमारी बॉडी में ग्लूकोज तो हमेशा है ना, तो सेल कब ग्लूकोज तोड़ेगी कब नहीं तोड़ेगी कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा स्टेप नंबर 3 से। कौन से डिसाइड होगा? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास में एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, एंजाइम के पास में कुछ एक्टिवेटर और इनहिबिटर आकर के जुड़ते हैं, याद है? एक्टिवेटर आएगा तो एंजाइम का काम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इनहिबिटर आएगा तो एंजाइम का काम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास में एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं AMP। क्या है इसका नाम? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कैसे बनता है? ध्यान से दो, हमारे पास में ATP से क्या बनेगा? ADP बनेगा। तो हमारी सेल में बहुत सारा क्या है? ADP है। हमने ATP बनाया था, वो खर्च हो गया, तो खर्च होने के बाद बनेगा क्या? ADP बनेगा। ये ADP वाटर की वजह से टूट जाएगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? AMP में, और साथ में क्या निकल जाएगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्या मतलब है? H3PO4 है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हाँ, खाली PP नहीं है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हम DNA में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ा था ना वहां पर न्यूक्लियोटाइड वाले में। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कौन है? H3PO4, ये निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? AMP। एक तो ऐसे बनता है AMP, दूसरा कैसे बनता है? ये ATP है, ADP। ADP बोलेगा भैया हमारे पास में ATP की कमी है। अब कुछ रिएक्शन है जो सिर्फ ATP की वजह से ही चल सकती हैं, ADP कुछ नहीं कर सकता वहां पर पे। ठीक है, तो ADP बोलेगा वैसे तो बना नहीं दी सेल, तो मैं बना देता हूं। तो ये क्या करेगा? 2 ADP लेगा और 2 ADP से बना देगा एक ATP और एक AMP, यानी कि एक वाले के ADP का फॉस्फेट पकड़ के दूसरे को पकड़ा दिया इसने। तो यहां पर भी क्या बन गया? ढेर सारा AMP बन गया। तो इन दोनों मेथड में क्या बनता है? सेल में AMP बनता है जब ATP की कमी हो रही हो तब। अब जैसे AMP बनेगा, ये आकर के फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में जुड़ेगा और बोलेगा भैया ATP कम है, बनाइए। तो ये क्या हो गया? एक्टिवेटर। क्या हो गया? एक्टिवेटर। यानी कि अगर AMP बन गया सेल में, AMP ज्यादा हो गया तो इसके हाथ जुड़ेगा और बोलेगा रिएक्शन फास्ट, और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, लेकिन हमेशा तो हमें फास्ट रिएक्शन नहीं चाहिए। कभी कभी क्या भी होगा, सेल में ATP भी ज्यादा होगा, अभी अभी ग्लाइकोलिसिस हुई है, अभी अभी ATP बना, तो अब दोबारा तो जरूरत है नहीं इसकी, दोबारा रेस्पिरेशन की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत। तो ऐसे में ATP आएगा और जुड़ जाएगा, बोलेगा भैया रोक दो, हम इनहिबिटर हैं। तो ATP कौन है? इनहिबिटर। और AMP क्या है? एक्टिवेटर। यानी कि AMP अगर होगा, अलग से लिख दो, यहां पर मत लिखो, साइकिल में मत लिखो, कंफ्यूज होगे तुम ही। ठीक है, अगर AMP सेल में ज्यादा होगा तो वो रिएक्शन को क्या कर देगा? फास्ट, और अगर ATP सेल में ज्यादा होगा तो क्या कर देगा? स्लो। ऐसे सोचो ना तुम खुद ही, ATP तो बनाते हैं हम,
वही ज्यादा है तो फिर क्या जरूरत है काम करने की, रोक देंगे रिएक्शन को। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर एटीपी बहुत कम हो गई तब हमें जरूरत है एटीपी की, तब रिएक्शन को क्या कर देंगे, फास्ट। याद रहेंगी बातें सारी। एक स्टेप में एक चीज छूटी है, तुमने मुझे बताया नहीं, कौन बताएगा बताओ? क्या? वही तो बताओ तुम, क्या बताओ? क्या यहाँ पर फॉस्फेट कहां से आया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। तो यहाँ पर क्या भी आएगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी आएगा। क्या रे नानतीनो तुम लेने। अच्छा, अगर सब जगह कार्बन का नंबर बताओ बोलूंगी तो बता लोगे? टूटने से पहले तक 6 और टूटने के बाद 3। सिंपल, ठीक है। यानी कि यहां सब में कितने कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन लिखना, कार्बन 6 मत लिखना। 6 कार्बन। इसमें भी कितने कार्बन? 6 कार्बन। इसमें भी कितने कार्बन? 6 कार्बन। यहां भी कितने कार्बन? 6 कार्बन। इन दोनों में कितने कार्बन? 3 कार्बन। इसमें भी कितना कार्बन? 3 कार्बन। इसके आगे सभी में कितना कार्बन? 3 कार्बन। कार्बन का नंबर 3, कार्बन का नंबर 3, कार्बन का नंबर 3, कार्बन का नंबर 3, कार्बन का नंबर 3। बाप रे, इतने सारे कार्बन है। कार्बन का नंबर 3। ठीक है, ये मार्कर खराब हो गया, अब इसको फेंकना है। बड़े इस पन्ने में आधा आधा बनाते ना, पूरा एक पन्ने में ही क्यों बनाना था तुमने? मैंने जब आधा आधा करके बनाया है, इतना बड़ा बोर्ड होते हुए। नहीं हो गए? पीईपी तक एक पेज में बनाना, सॉरी इस तक एक पेज में बनाना, G3P तक। यहाँ इन्वेस्टमेंट पेज एक पेज में बनाना और पे ऑफ पेज दूसरे पेज में बनाना। प्रैक्टिस करते समय सारी चीजें याद रखनी है तुमने, और सारी चीजें साफ साफ दिखनी, जैसा घिचर विचर मत बनाना पेपर में, है? हाँ, इसका तो बहुत घिचर विचर हो गया है। अब इतना समझ में आ गया है ना, चलेगा काम। यानी कि यहाँ पर मेरे को 3 चीजें मिली है मेन। क्या 3 जगह क्या मिला है? एक तो मिला है मेरे को NADH+H पॉजिटिव। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। दूसरा मुझे मिला है ATP यहाँ से और ATP यहाँ से। बताओ यहाँ पर ATP के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। तो टोटल कितना मिला मुझे ATP? ATP कितना मिला मुझे टोटल? 4। लेकिन 2 पहले खर्च किया था, तो यानी कि कितना माइनस हो जाएगा इससे? 2 माइनस हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट क्या मिला मुझे? 2 ATP। इसको हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं याद रखना। ये जो स्टेप है जहां पर बीच में रिएक्शन के बीच में ही ATP बन जाए, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फोटो नहीं, फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है ऐसा फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का ऐड होना। ऐड कायम हो रहा है, ADP में ऐड हो रहा है, ठीक है। ऐसा फॉस्फोराइलेशन जो रिएक्शन के बीच में ही हो रहा हो, सबस्ट्रेट लेवल पर हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा फिर कीमो ऑस्मोसिस होगी। याद है, सारा कुछ पढ़ चुके हैं हम एक बार। फोटोसिंथेसिस में वहां भी कीमो ऑस्मोसिस हुई थी, यहाँ भी वही होगा, बस उसका थोड़ा जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा बीच में फर्क है, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने ATP बने क्वेश्चन पूछेगा, तो आंसर क्या बोलोगे? 4। अगर बोलेगा ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बने, तो क्या बोलोगे? 4। ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बने पूछ रही हूं मैं? 4। अगर पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस में नेट रिजल्ट कितना ATP था, तब क्या बोलोगे? 2। नेट रिजल्ट 2। हम लोगों ने कभी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी पढ़ा? तुम लोगों ने कभी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी मतलब किसी भी काम को करने पे कितना प्रॉफिट होता है हमको, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। जैसे मान लो मैंने एक पेन तुझे बेच दी 10 रुपए में, तो मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई? 10 रुपए, लेकिन मैं 5 रुपए में खरीद के लाई थी, तो उसको माइनस कर दूंगी, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? खाली 5 रुपए। ये है नेट प्रॉफिट। ये क्या है? नेट प्रॉफिट। ये क्या है? ग्रॉस प्रोडक्टिविटी।
समझ में आ रही बात? ये किसकी बात हो गई हमारी पूरी कहानी? ग्लाइकोलिसिस की। अब आते हैं हम अगले स्टेप पे। ये पूरा ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लो, स्टेप बाय स्टेप एक बार बोलते रहते हैं किससे क्या बना करके, ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट बिस्फॉस्फेट, बिस्फॉस्फेट लिखा है नहीं? हाँ लिखा है। इससे क्या बनेगा? ढाप और G3P, G3P से क्या बनेगा? 20 PGA, 20 PGA से क्या बनेगा? PGA, 3PGA, 3PGA से क्या बनेगा? 2PGA, 2PGA से क्या बनेगा? PEP, PEP से क्या बनेगा? पाइरुविक एसिड। ऐसे याद रहना है। फिर एंजाइम, एंजाइम तो तुम लिख लोगे, कम से कम स्टेप सारे याद होने चाहिए। एंजाइम का नाम तो लॉजिकल है ना उसके बाद में, वो तो याद कर लोगे बेटा। ये आ सकता है 3 और 5, 3 और 5 याद हो जाएगा, इतना चल जाएगा काम। अब आते हैं हम अगले स्टेप में। फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलिसिस, सेकंड स्टेप क्या था? रेस्पिरेशन का लिंकेज। लिंकेज किस किस के बीच में? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में, ठीक है? चलो चलो ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है? लिंकेज। लिंकेज किस किस के बीच में? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में, ठीक है? अच्छा बताओ ग्लाइकोलिसिस का एंड रिजल्ट क्या था? थैंक यू सर। ग्लाइकोलिसिस का एंड रिजल्ट क्या था? पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड क्या है? ग्लाइकोलिसिस का एंड रिजल्ट। ग्लाइकोलिसिस कहां हुई है बताओ? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहां हुई है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्रेब्स साइकिल तो होती नहीं। अच्छा यहां ध्यान से सुनना, ये पाइरुविक एसिड के 3 फेट हैं, 3 किस्मतें हैं इसकी। वैसे 2 किस्मतें हैं, एक किस्मत है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन है 2 टाइप का, एक है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है? ये एनारोबिक वाला हम अगले स्टेज में पढ़ेंगे, एनारोबिक वाला ही पढ़ेंगे तब बताऊंगी, ठीक है? अभी हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? एरोबिक वाला पढ़ रहे हैं। अगर ऑक्सीजन होगा तो ही एरोबिक में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा एरोबिक में, ठीक है? तो अब ये हमारे पास में क्या है? पाइरुविक एसिड कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से इसको हमने कहाँ डालना है? अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि आगे की सारी साइकिल कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। ठीक है, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स के नाम याद है? इसको क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, यहाँ जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस फ्लूइड, ठीक है? यहाँ का जो प्लेस होता है इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इतना 4 नाम तो कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है? तो पाइरुविक एसिड कहाँ आ जाएगा? हमारे मैट्रिक्स में आ जाएगा। अब मैट्रिक्स में आने के बाद इसके साथ होगा कुछ रिएक्शन, इसको लिखते हैं पाइरुविक एसिड, पी चल जाएगा ना? इसके साथ होगी एक रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है? हमारे पास में क्या है? पाइरुविक एसिड। अब ये पाइरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां एंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल, एफ मत लगाना, हाँ ये इसका नाम ही क्रेब्स था, ठीक है? इतना ही है, यही है लिंकेज स्टेप बस। अब यहाँ पर नाम क्या याद रखने हैं? एंजाइम का नाम याद रखना है, क्या बना क्या टूटा वो याद रखना है, ठीक है? हमारे पास जो पाइरुविक एसिड है इसमें कितने कार्बन होते हैं बताओ? 3 कार्बन। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन होते हैं? एसिटाइल में 2 कार्बन होते हैं, कोएंजाइम में 5 कार्बन होते हैं, तो टोटली कितने हुए? 7। लेकिन कोएंजाइम ये आया और फिर गया अगले स्टेप में, तो इसके कार्बन हम गिनेंगे नहीं, इसीलिए हम लिखते हैं 2 कार्बन। कभी कोई पूछे एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन होते हैं तो 2 नहीं बोलने, कितने होते हैं? 7 होते हैं। एसिटाइल में 2 होते हैं जो यूज होते हैं क्रेब्स साइकिल में, बाकी कोएंजाइम में यहाँ जुड़ेगा आगे जाके निकल जाएगा। अब सुनना, कोएंजाइम ए जोड़ना है हमने, तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए इसको? सबसे पहले कोएंजाइम ए मिलना चाहिए, तभी तो जुड़ेगा।
क्या मिलना चाहिए, कोएंजाइम ए मिलना चाहिए। इस स्टेप में देखो यहाँ 3 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन, 2 कार्बन, यानी कि क्या रिलीज होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मेन स्टेप आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी पहली बार। अभी तक रिलीज हुई है कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं रिलीज हुई ना, हाइड्रोजन टूटे हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कहीं भी नहीं हुई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई है पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके अलावा यहां पर रिलीज होते हैं हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो किसके फॉर्म में रिलीज होंगे बताओ, NAD में हाइड्रोजन जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर जो एंजाइम, इतना तो पहले याद रखना है क्या जुड़ा क्या निकला करके, ठीक है। यहां पर जो एंजाइम होता है वो एंजाइम होता है पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। पाइरुविक एसिड से हाइड्रोजन को निकाल दिया, या फिर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हो तुम लोग। क्या बोल सकते हैं, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। और यहां पर सिर्फ एक ही एंजाइम काम नहीं करता, एंजाइम एक है लेकिन इसके साथ इसके ढेर सारे कोएंजाइम्स हैं। कोएंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के साथ जुड़ने वाली ऐसी चीजें जो रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगी, वो नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर इसके साथ कोएंजाइम है, कौन कौन, सबसे पहले तो एसिटाइल कोएंजाइम ए है। पहला कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम ए, नाम भी कोएंजाइम है उसका, ठीक है। दूसरा है NAD प्लस, ये नहीं होगा तो काम ही नहीं करेगा ये, क्योंकि हाइड्रोजन पकड़ने वाला चाहिए कोई। ये एंजाइम नहीं है, ये कोएंजाइम है। जब हम कोएंजाइम पढ़े थे बोला था NAD NADP कोएंजाइम होते हैं करके, ये कोएंजाइम है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है LA, लिपोइक एसिड, ठीक है, नाम क्या है, लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड, ठीक है। और एक है TPP, थायामीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन पढ़ा है, एडेनिन ग्वानिन साइड, थायमीन पायरोफॉस्फेट, पायरो मतलब 2 फॉस्फेट, थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। इन सभी के अलावा यहां पर होता है Mg+2, यानी कि Mg++। ये सभी क्या हैं, कोएंजाइम। किसके कोएंजाइम, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के कोएंजाइम है। याद रखना अभी एक और ऐसी रिएक्शन होगी जहां पर हमें कोएंजाइम जोड़ना होगा, यही सब कुछ होगा वहां, सेम टू सेम। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, NADH बनेगा, कोएंजाइम A, NADH, LA, TPP, Mg, ये सब होंगे कोएंजाइम्स। इसलिए याद रखना ये स्टेप दोबारा रिपीट होगा अभी, बस वहां पर हम पाइरुवेट के बदले कुछ और कह रहे होंगे, होगा वो भी डिहाइड्रोजिनेज। तो ये क्या है, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये पूरे के पूरे क्या है, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यानी कि यहीं पर रेगुलेशन भी होगा इसका, है ना, यहीं पर क्या भी होगा, इसका रेगुलेशन भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इतना बड़ा दिखा सकते हो, पहले ये बनाओ, इसी के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया बना देना। ये बनाया ना तुमने पूरा, कहाँ गया, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों बना दो। यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर तो सबस्ट्रेट है ना ये, वहां पर भी लिखना, वहां पर तो कोफैक्टर लिखे हैं हमने, इसके ऊपर लिख लो कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ये सब कोएंजाइम है, यूज भी हो रहे हैं, कोएंजाइम की तरह भी काम कर रहे हैं। कोएंजाइम ए होगा तो रिएक्शन भी होगी और वो जुड़ जाएगा,
कोई एंजाइम में नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगी, जुड़ेगा भी नहीं, फिर कहाँ जुड़ेगा, रिएक्शन ही नहीं होगी तो। हो गया ना? नहीं हुआ? चलो मैं तो आज चाय पी लेती हूँ तो। हो गया पूरा का पूरा? अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, सुन लेना। हाँ, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास होता है एक शब्द, एक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज। हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़े हैं, ओलिगोसैकेराइड्स में एक एग्जांपल किसका था? सुक्रोज। बताओ सुक्रोज बना किस से होता है? मोनोमर कौन कौन है सुक्रोज के? बुक में लिखा हुआ है तुम्हारे इसी चैप्टर के अंदर। सुक्रोज के मोनोमर कौन कौन है? किस किस चीज से मिलके बनता है सुक्रोज? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज। अब ग्लाइकोलिसिस में तो ग्लूकोज आता है, यानी कि हमें पहले फ्रक्टोज को ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा, फिर वो किसके अंदर आएगा? ग्लाइकोलिसिस के अंदर आएगा, है ना? ठीक बोला? क्या बोला आपने? मैंने बोला कि हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल टूटा तो मुझे मिले दो मॉलिक्यूल, एक उसमें से है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। ठीक है, दोनों के दोनों किसके अंदर जाएंगे? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जाएंगे। अब ग्लूकोज तो सीधे एंटर कर जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, लेकिन फ्रक्टोज को हमें पहले ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा और फिर वो एंटर करेगा किसको? ग्लाइकोलाइसिस को। सही? नहीं, फ्रक्टोज से वैसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वैसे ही? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से। वेरी गुड। देखो हमारे पास होगा सुक्रोज, डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज। क्या होता है इसके पास में? एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज तो हेक्सोकाइनेज की वजह से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज वो भी बन जाएगा। है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट काइम में कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज डायरेक्टली ये बन सकता, तो क्यों वहां जाए फिर यहाँ आए फिर यहाँ आए, है ना? तो हमारे बुक में लिखा है क्या? जो सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे मोनोसैकेराइड के। क्या लिखा है? दो मॉलिक्यूल बनेंगे मोनोसैकेराइड के, और दोनों ही ग्लाइकोलिसिस में रेडियली एंटर करेंगे, मतलब डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे। ऐसा नहीं पहले कुछ बनेंगे फिर कुछ बनेंगे फिर ग्लाइकोलिसिस में आएंगे। दोनों काइम में कैसे एंट्री लेंगे? रेडियली एंट्री लेंगे, मतलब अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। हमने यहाँ पर भी क्या लगाना है? हेक्सोकाइनेज। यहाँ पर भी क्या लगाना है? हेक्सोकाइनेज। यहाँ पर भी एक उसका खर्चा बच गया, आइसोमेरेज का खर्चा बच गया हमारे। समझ में आई बात? तो फ्रक्टोज डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर होगी ना एटीपी ऐड, वहां यहाँ पर हुई है, यहाँ पर होगी, खर्चा बराबर है ना? ये वाला स्टेप जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा हमने। यहाँ पर मैं 9 स्टेप के बदले 8 ही स्टेप होंगे। ठीक है, अगर वो रिवर्सिबल वाले को भी लेते हो तो 10 के बदले 9 स्टेप होंगे। ग्रेप्स होते हैं, उसमें तो सीधे यही होता होगा फिर। क्या? फ्रक्टोज होता है ना। हाँ, उनमें तो सीधे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए। ग्रेप से अल्कोहल तो बनता है ना। ठीक है, अच्छा तुमको एक बात बताया, जो यीस्ट है अपने अल्कोहल से मर जाता है। यीस्ट अल्कोहल बनाता है ना फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू, अपने ही अल्कोहल से मर जाता है। अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो खुद ही मर जाएगा। क्यों बनाया? क्योंकि ऑप्शन नहीं है, कोई एंजाइम है ही नहीं ऐसे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। वो बाय प्रोडक्ट जो यीस्ट है ना, ये हमेशा एनारोबिक नहीं रहता बेटा। अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजन वाला करेगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेगा कौन सा? अगर हमने एनारोबिक अल्कोहल बनाएगा। ऑक्सीजन दे दी तो अल्कोहल एनारोबिक नहीं करेगा, फिर एरोबिक करेगा। जो यीस्ट डालते हैं वो खुलता क्यों है फिर? उस समय पर वो ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहा ना, बिना ऑक्सीजन वाला फर्मेंटेशन कर रहा है। तो हमने फिर भी तो देखो अगर हम यीस्ट डाल रहे हैं, वो फूल रहा है, तो क्या निकल रही है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों में निकलती, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। नहीं, एरोबिक में नहीं निकलती कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है ना। बस अब हम उसको अल्कोहल में बदलना चाहते हैं, जब हम अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो हम क्लोज चैम्बर में रखेंगे जहां ऑक्सीजन न हो, तब क्या बनेगा? अल्कोहल। और 13% से ज्यादा अल्कोहल हो गया तो फिर मर जाएगा खुद ही। यानी कि नेचुरली बनने वाली अल्कोहल में 13% से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। मतलब वो जो यीस्ट होती है उसको फर्मेंट करा, खाली रख दिया उसको,
हाँ, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मेरे को राइस को फर्मेंट करना है, तो राइस को भरा, पानी वानी डाला, यीस्ट डाल दिया उसके ऊपर से, उसको बंद कर दिया बिना ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो काहे में तोड़ेगा उसको? अल्कोहल। अभी हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना है, वो काहे में तोड़ेगा? अल्कोहल में तोड़ेगा। अल्कोहल टूटेगी टूटेगी टूटेगी, जैसे ही वो लिक्विड का में अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से अब हुआ, वैसे ही सारी की सारी मतलब वो यीस्ट जो खत्म। राइस वाटर था वो अल्कोहल में, हाँ, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल कितनी होगी उसमें? 13%, मात्र 13%, ठीक है। अब सोचो, उसके लिए एनारोबिक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा ना, उसमें स्लो प्रोसेस है, लंबा समय लगता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ क्वाइट स्लो प्रोसेस, लगता ही है। कितना टाइम लगेगा? 2 दिन। नहीं नहीं, बहुत लंबा समय लगता है, हफ्तों लगते हैं, 2 दिन कहाँ लगता है, हफ्तों लगते हैं। कच्ची बनाते हैं गाँव में, उनको देख करके आना, एक बार सीख करके आना, यही प्रोसेस तो यूज करते हैं। गुड़ वगैरह ना, कुछ भी चीज वो डालेंगे, जो भी चीज वो जिससे भी चीज से बना रहे हैं, गन्ने से बना रहे हैं, चाहे चावल से बना रहे हैं, किसी भी चीज से बना रहे हैं, उसको छोड़ देंगे सड़ने के लिए। नेचुरली अगर किसी को इतनी ये है कि यीस्ट डालें हम, तो यीस्ट डालेंगे, पाउडर डालेंगे, वो अल्कोहल में बदलेगा, नहीं तो नेचुरली छोड़ देंगे। नेचर में तो थोड़ा बहुत यीस्ट है ही, धीरे धीरे वो अपना नंबर बढ़ाएगा, बस उसमें ज्यादा लंबा समय लगेगा। तो कोई भी चीज फर्मेंट होती है वो एट द एंड अल्कोहल ही बनाती है। जी बिल्कुल, फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट ही अल्कोहल है, अल्कोहल के बनने को ही फर्मेंटेशन कहते हैं कोई हम। भी चीज सड़ गई तो वो अल्कोहल है। हाँ, अल्कोहल में कन्वर्ट होगी वो। थोड़ा थोड़ा। अब डिपेंड करता है कि कौन से माइक्रोब अटैक कर रहे हैं उस पर, है ना, कौन सा माइक्रोब उसको यूज कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। यीस्ट कौन है? एक फंगस है। फंगस क्या होती है? यूकैरियोट होती है ना, नहीं करेगी क्या एरोबिक रेस्पिरेशन? अभी तो बोला यूकैरियोट सारे एरोबिक करता है। मसल्स को छोड़ कर, मसल और यीस्ट ऑक्सीजन नहीं होने पर करेंगे एनारोबिक, होने पर तो एरोबिक ही करेंगे, नहीं होने पे क्या करेंगे? एनारोबिक। बाकी जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, जन्म से एनारोबिक हैं, वो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। समझ में आ रही इतनी बात? लिंकिंग तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एक हम अगले जो स्टेप है उस पर आते हैं, वो है क्रेब्स साइकिल। थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम साइकिल याद कर लोगे, अभी उतना हो जाएगा, साइकिल याद करने जितना हो जाएगा। अच्छा, एक और बात बतानी है, जो हमने अभी पढ़ा ना कि जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है? कंट्रोल होता है कि ग्लाइकोलिसिस होगी कि नहीं होगी करके, इसलिए उस स्टेप को हम बोलते हैं पेसमेकर। और वो जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, उसको हम बोलते हैं पेसमेकर एंजाइम। पेसमेकर मतलब स्पीड कंट्रोल करने वाला, ठीक है। कहीं पर लिख लो पेसमेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, डैश करके लिखो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज।